नमस्कार रहेगा। मेरा नाम शुभम है और आप लोग देख रहे हैं बिहारी बैक बेंचर्स। आज से हम लोग बिहारी बैक बेंचर्स पे जो है एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। वो प्लेलिस्ट नाम ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम मुख्यतः एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन आज से हम लोग नेट का जो है पेपर 1 प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चंस में सारे बैक ईयर क्वेश्चंस होंगे और उसी के थ्रू हम लोग जो है कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट होगा कि जब भी हम आएँ तो कम से कम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और इस सेशन के अंत तक जो ये कड़ी शुरू करा है हमने, तो इसके अंत तक टारगेट रहेगा कि 800 प्लस क्वेश्चंस जो है हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। मैं शुभम हूँ। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जो हूँ पीएचडी कर रहा हूँ हिस्ट्री से। मेरा सब्जेक्ट है, मैंने 2 बार नेट क्लियर किया हुआ है। तो हम लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग भी अपने दोस्तों में से शेयर कर दें। रोज़ हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जब भी आएंगे साथ मिलेंगे तो। और इस वीडियो के अंत में लास्ट में मैं एक कॉन्सेप्ट छोड़े जाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को आपको 100 वर्ड्स में कमेंट में लिखना है उसके बारे में, और 3 क्वेश्चंस उससे क्या पूछे जा सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करने से ये होगा कि हम लोग जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी देख पाएंगे और एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को भी देख पाएंगे। तो जब भी मैं ये वीडियो डालूँ आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले हम लोग अनअकैडमी के एक फ़ीचर के बारे में देखेंगे। यह फ़ीचर मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। ये अनअकैडमी आस्क अ डाउट है, लेकिन इसके लिए आपको जो है अनअकैडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री फीचर है, इसीलिए मैं इसे और ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ कि ये सबके लिए ओपन है और बिल्कुल फ्री फीचर है। इसमें दरअसल है क्या, आपको करना क्या है, तो आप सबसे पहले अनअकैडमी से अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको जब जहाँ जिस भी तरह की जिस सब्जेक्ट में समस्या हो विषय में आप पूछ सकते हैं। और एनी टाइम किसी भी, आपको रात में आप पढ़ते हैं, सुबह में पढ़ते हो, दोपहर में पढ़ते हो, आप किसी भी वक्त क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो दरअसल ये है क्या, इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, और उसको डाउनलोड करने के बाद आप जो है उसमें फीचर्स आएंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा आस्क योर डाउट करके, उसको आपको क्लिक करना है। उसमें हमारा एक कोड आप यूज कर लीजिएगा बी बेंच। इससे जो होगा ये आपको फ्री में आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। तो बी बेंच यूज ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने प्रॉब्लम्स को, आप लोग तो फ़ोन यूज करना जानते ही हैं ऑफ कोर्स, तो फ़ोटो जो होगा एक्चुअली आप फ़ोटो ले लेना है आपको अपने प्रॉब्लम्स का, और उससे को फ़ोटो लेकर देखिए इस तरह से कैसे क्रॉप कर रहा है, क्रॉप करके, और स्पेसिफिकली बस एक क्वेश्चन आपको जो है सेलेक्ट करना है जो आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, और पूछकर आप उसे सेंड कीजिएगा, तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो अच्छा फीचर है, एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। है तो वो है कि द टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप। टीम टीचिंग को क्या पोटेंशियल है, टीम टीचिंग क्या कर सकता है, क्या वो आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जन्म दे सकता है, बी कॉपरेशन है, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, या डी हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर्स टीचिंग। तो इसका आंसर जो है, सही आंसर सी होगा, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। देखिए टीम टीचिंग जो है यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रहे लर्निंग से रिलेटेड नहीं है बाकायदा ये, बल्कि ये टीचिंग से रिलेटेड है। तो टीम टीचिंग क्या करता है, टीम टीचिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना इम्पॉर्टेंट होगा। तो टीम टीचिंग को अगर हम लोग इसके डेफिनेशन को देखने जाएँ तो हमें मिलेगा कि टीम टीचिंग व्हेन 2 or more टीचर्स टुगेदर प्लान, ठीक है, ये प्लान हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, कंडक्ट एंड इवेल्युएट द लर्निंग सेम ग्रुप का, ग्रुप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सेम ग्रुप के लिए अगर 2 या 2 से अधिक टीचर्स जब टुगेदर काम करते हैं उसको हम लोग टीम टीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लुक वेरियस डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग, लुक वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग, आप लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को जो है जाकर एक बार देख लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। आजकल ओपन बुक एग्जामिनेशन का दौर चल पड़ा है, खास करके इस कोरोना वायरस के साथ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आएंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, दूसरा है इट इम्प्रूव्स द अटेंडेंस इन द क्लासरूम, तीसरा है इट रिड्यूसेस द एंजाइटी अमॉन्ग्स स्टूडेंट, और डी है इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन के संबंध में आपको ये चारों ऑप्शन में से एक विकल्प चुनने हैं। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, इट कंपेल्स द स्टूडेंट्स टू थिंक। अब आपको लगेगा कि डी को जो है आपको लग सकता है, तो अगर और ऑप्शंस पे हम लोग विचार करें तो हमें मिलता है कि स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, मतलब सीरियस क्यों, आईसीयू में भर्ती करवाना है क्या, सीरियस क्यों बनाना, मतलब किस चीज़ को लेकर, थोड़ा वेग लग रहा है। इट इम्प्रूव्स द अटेंडेंस, तो ये इनरोलमेंट से संबंधित ये नहीं होता है, एग्जामिनेशन का इनरोलमेंट से मतलब अब ज़्यादा आप एग्ज़ाम देना है तो देना है, इसका इनरोलमेंट से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। एग्जाम एंग्जाइटी, एग्जाम तो हो ही रहा है, तो एग्जाम एंग्जाइटी कैसे, किसी को हो सकता है इसी में ज़्यादा घबराहट हो, वो ज़्यादा ढूंढने लगे, देखने लगे। तो स्टूडेंट को थिंक करने पे स्टूडेंट को जो है ये मदद करता है। तो और अब हमारा जो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देख ले कि ओपन बुक एग्जामिनेशन दे टेस्ट द एबिलिटी टू फाइंड एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन को फाइंड कीजिए और उसको आप ठीक ढंग से अप्लाई कर दीजिए। अब आप इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिएगा, असेसमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंकरेजेज द यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमें मैक्सिमम सेंसेस का प्रयोग करवाता है। क्या वह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, क्या लेबोरेटरी मेथड है, क्या वह सेल्फ स्टडी मेथड है, या टीम टीचिंग मेथड है। तो इसमें जो आंसर होगा ये हमारा होगा लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड बी राइट ऑप्शन होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या करते हैं हम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, सेल्फ स्टडी मेथड क्या होता है, और टीम टीचिंग मेथड क्या होता है, इन सबको हमें जानना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में अगर हम लोग जाते हैं तो ये ऑब्जर्व, यहाँ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और फाइंड सॉल्यूशन मिल जाता है और उसका एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको फार्म लॉ पढ़ना हो तो आप पहले मूवमेंट्स को देख लिए, उसको समझ लिए क्या होता है, फिर अदर आर्टिकल्स पर उसको एनालाइज कर लिए, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन अपने मन में सोच लिए और अब एप्लीकेशन एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दिए, ठीक है, कि ये इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हो सकता है। तो इसमें आपका कितने सेंसेस इन्वॉल्व हुए ये आप एक बार देख लीजिए। फिर लेबोरेटरी मेथड एक्चुअली में क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है, यानी करके सीखना, ठीक है। आप डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये कहीं कहीं ज़रूर पूछता है। अब हमारे सामने जो चौथा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, क्या कम्युनिकेटर के पास फाइन सेंसेस होने चाहिए। कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, क्या सहनशीलता होनी चाहिए, टॉलरेंस पावर सहिष्णुता होनी चाहिए। कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, क्या कम्युनिकेटर को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। क्या कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनालिटी, ठीक है, ये पर्सनालिटी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, पर्सनालिटी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा कम्युनिकेटर के बारे में, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो एक यूनिट है आपके पास उससे रिलेटेड है। तो क्या कम्युनिकेटर के पास होना चाहिए। देखिए इसमें हो सकता है आपको सारे कुछ ऑप्शन सही लग रहे हो, ये टॉलरेंस पावर, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है। सही है सारे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और फुल जो है ये ए, अगर हम इसको टिक मारते हैं ये सही आंसर भी होगा, तो हम पाएंगे इसमें ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और 5 सेंसेस अगर रहेगा तो आप सुन पाइएगा, अच्छे से समझ पाइएगा, उस चीज़ों को एनालाइज कर पाइएगा। 4 स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के 4 स्किल्स क्या होते हैं, इसको आपको याद रखना है दिमाग में। लिसनिंग, सुनना,
स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग और लिखना, इन चारों स्किल्स पर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आप कम्युनिकेशंस आपका बेहतर हो सकता है। कम्युनिकेशन चैप्टर, इससे 3, 4, 5 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखा करें, इस एग्ज़ाम में देख कर ज़रूर जाएँ। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है इफेक्टिव टीचर का। एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन, पहला कंट्रोल द क्लास, दूसरा गिव मोर इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम, फिर मोटिवेट टू लर्न, फिर करेक्ट द असाइनमेंट्स केयरफुली। तो अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं। कंट्रोल द क्लास, कंट्रोल मतलब कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी दिखाता है और ये पावर वाला से रिलेटेड कुछ दिखाता है। तो आजकल तो जानते हैं हम लोग लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं, तो कंट्रोल द क्लास अच्छा नहीं लगता है, इसमें सही नहीं लगता है। ये मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, गूगल बाबा उसके लिए है, टीचर की क्या ज़रूरत है, जितना ज़्यादा मन हो इन्फॉर्मेशन दे देता है। वैसे भी पुराना जो कॉन्सेप्ट है द टीचर इज द रिजर्वायर रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, वो कॉन्सेप्ट जो है आजकल डिफंक्ट हो गया है, नहीं चल रहा है। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलिए डी देखते हैं। करेक्ट द असाइनमेंट्स केयरफुली, क्या सिर्फ असाइनमेंट्स देना और चेक करना ही टीचर का काम है? नहीं। तो सबसे उपयुक्त आंसर जो है इसमें सी है, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न है। ठीक है। अब इसका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है रिसर्चर के बारे में, ध्यान रखना है। रिसर्च एप्टीट्यूड एक अहम पार्ट है, एक अहम पोर्शन है इस सिलेबस का, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो क्या नहीं बता रहा है कि क्वालिटी क्या नहीं है टीचर का, एक अच्छे रिसर्चर का, रिसर्चर का क्या नहीं। पहला, द यूनिसन विथ दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च, जो आपका विषय है, शोध है, उस पर आप उससे एक हो जाइए, यूनिसन उसको अपना पार्ट मान लीजिए, उससे एकाकार हो जाइए। ये नॉट पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, वो उसका दिमाग जो है अलर्ट माइंड होना चाहिए कि क्या पढ़ रहा है, क्या खोजना है, कहाँ पहुँचना है। इंक्वायरी के प्रति उसकी रुचि रहनी चाहिए। और हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, देखिए यहाँ पे ये पोर्शन जो है बहुत बार मैंने भी गलती करा है शुरुआती दिनों में, तो ये नॉट जो है ये ध्यान में रखना है। तो ये इसका इस तरह से आंसर बन जाता है, जो हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, कोई भी एविडेंस है, साक्ष्य है, तो आप उससे ज़्यादा नहीं आगे बोल सकते हैं। मेरा जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में तो और साक्ष्य से ज़्यादा आपको नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप हमेशा एविडेंस के अनुसार ही चलें। अब आप इसमें से एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रिसर्चर, अच्छे रिसर्चर के कुछ लक्षण जो होते हैं उसको दिमाग में रखें, क्या होता है उसको समझ के रखना है। 7th क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि अ सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट पोजेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। अगर आपका स्टैटिस्टिकल मेथड जो है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, और अगर ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों में अंतर समझ ही रहे हैं आप लोग। क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल मेथड अगर अच्छा है तो इनमें से नॉट पॉजिटिव एडिटिंग मिस्टेक है, कौन अप्रोप्रिएटनेस होता है या नहीं होता है, मेजरेबिलिटी होता है या नहीं, कंपैरेटिबिलिटी होता है कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होता है या नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक उदाहरण से समझिए, तो आपने कोरोना जो है कितने केसेस पॉजिटिव है आपने जांच किए, कितने केसेस निगेटिव है, तो वो एक लमसम अमाउंट होगा। तो जितना सेटिस्फैक्ट्री बोल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री वर्ड भी ध्यान है, तो जितना सेटिस्फैक्ट्री होगा उतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसको एग्जैक्ट होना ही चाहिए। मेजरेबिलिटी, अगर क्वांटिफाई है, क्वांटिटी को तो मेजर किया जा सकता है, तो मेजर भी हम कर सकते हैं। कंपेयर, 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, अमेरिका में इतना है फर्टिलिटी रेट, इंडिया में इतना है फर्टिलिटी रेट, कंपेयर कर सकते हैं ना अगर स्टैटिक्स है, क्वांटिटी है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि जो आप ये डाटा ये बोल रहा है, ये डाटा मेरा वही डाटा फिर दूसरा कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 8वां क्वेश्चन देखें, तो वो है कि बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा इन, मतलब बुक्स और रिकॉर्ड प्राइमरी सोर्स है डाटा का, किस में, हिस्टोरिकल रिसर्च में, पार्टिसिपेटरी रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च में,
या लेबोरेटरी रिसर्च में। तो देखिए, अब देखिए सबका एक बार देखते हैं। पार्टिसिपेटरी रिसर्च में जब आप, यानी आप उसमें से, जैसे ट्राइबल पे आपका रिसर्च करना है तो आप उनके साथ चले जाइए। अगर आपको कांग्रेस के लीडर्स पे रिसर्च करना है, बीजेपी के लीडर्स पे, उनके साथ जाइए, रहिए, उठना बैठना खाना पीना कीजिए। तो आपका जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, वो आपका प्राइमरी डाटा होगा, प्राइमरी रिसोर्सेस, ये ध्यान रखना है। क्लिनिकल रिसर्च में जो है तो वो आपको बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, आपको नया कुछ रिसर्च खोज के लाना है। तो अब जो बुक में लिखा हुआ है वो हो सकता है महत्वपूर्ण भाग हो सकता है, मगर वो प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता है। फिर हमारा लास्ट तो बचता है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में तो आप बुक्स में ही अगर लिखा होगा, रिकॉर्ड्स में ही होगा कि Na को Cl से मिला देंगे तो NaCl बनेगा, सोडियम, तो वो फिर आप रिसर्च क्या उसमें कर रहे हैं। तो ले दे के हमारे पास बचता है आंसर हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसका जो बुक्स और रिकॉर्ड्स जो है प्राइमरी सोर्स की तरह कहा जाता है। लेकिन अब इन सब का हमने देख लिया, और आप डिटेल में इसको देखिएगा कि क्या क्या इसके प्राइमरी सोर्स है। टाइप्स ऑफ रिसर्च जरूर एक बार देख लीजिएगा, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है बैक ईयर में तो जरूर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। टाइप्स ऑफ सोर्सेस देख लीजिएगा, प्राइमरी सोर्सेस तो देख लिया, और कौन कौन सोर्सेस होते हैं उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। हमारा जो है आज का 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 4 आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इस 4 में से कौन करेक्ट है ये जो है आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड। क्या ऑब्जेक्टिव पिन पॉइंटेड, मतलब ऑब्जेक्टिव पिन पॉइंटेड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रिटन इन स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म। अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं कि क्या प्रॉब्लम्स के लिए अदर टर्म्स जो है वेरिएबल है। तो ये आपको वेरिएबल क्या होता है इसको आपको जानना है। रिसर्च पहले तो देख लीजिए इसका, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू एम टू अचीव। आपका एम क्या है, आपको जो यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं तो आपको कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक चलना है, वो जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर स्टेटमेंट वो होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वैसे क्या होता है, अगर जनरल लेमन टर्म में हम लोग देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स दैट यू सेट फॉर, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंस टाइप ऑफ रिसर्च एंड टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन वी नीड टू अडॉप्ट टू अचीव देम। सॉरी, नॉइज आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने देखा। अब वेरिएबल्स क्या होता है, एनीथिंग कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज। और हमारा जो सर्वमान यूनिवर्सल वैल्यू है एक्स, जिन्होंने भी मैथ्स पढ़ा होगा तो वेरिएबल एक्स का कोई वैल्यू हम लोग असाइन कर सकते हैं, तो वो वेरिएबल होता है। ठीक है, हमारा जो इसमें इसका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है वो है कि द इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर researcher of a researcher in sciences, social sciences and humanities are। अगर हमारा सब्जेक्ट कौन कौन है, अगर आप PhD कर रहे होंगे या करने वाले होंगे तो आप रिसर्चर कहलाएंगे। या शोधार्थी जो होते हैं उनका, अगर वो साइंस सब्जेक्ट के हैं और या सोशल साइंस के हैं या कोई भी ह्यूमैनिटीज के हैं, अब सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज इसके का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस कमेंट्स में बताइए क्या होता है। तो अगर इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट क्या है, क्या होना चाहिए अगर आप इन सब्जेक्ट्स में रिसर्चर हैं, तो क्या आपके पास लेबोरेटरी स्किल्स होना चाहिए, क्या रिकॉर्ड्स होना चाहिए, क्या सुपरवाइजर, टॉपिक, मतलब क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ए ऑप्शन ये है सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस, पेशेंस, आर्काइव्स, सुपरवाइजर, टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, टॉपिक, सुपरवाइजर, गुड टेम्परामेंट, प्री ऑक्यूपाइड नोशंस। तो देखिए इसमें प्री ऑक्यूपाइड नोशंस है तो ये तो कट ही गया, ये आपका हट गया। आर्काइव्स, साइंस में आर्काइव्स की बहुत ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, तो ए या बी में से कोई ऑप्शन होगा। लास्ट आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, आप लोग सारे लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कमेंट से इंटरेक्शन से क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं और कितने लोग रेगुलर हैं वो भी देखा जा सकता है। आपने अगर आज कुछ शुरू करा है तो क्या आप इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो भी एक कंटिन्यूटी की जाँच होती है। अब हम लोग, जैसा कि मैंने कहा था कि एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हर एक वीडियो में छोड़ा जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP
इसके बारे में आपके दिमाग में जितना आता है लिखना है, पूरा लिखना है, लेकिन 100 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होगा कि इससे ज़्यादा पढ़े। और 100 वर्ड्स में डिस्कशन करने के बाद आप जो है इससे रिलेटेड 3 कम से कम क्वेश्चंस कमेंट में ज़रूर टैग करके लिखिए कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। NEP को आप देखिए, पढ़िए, जानिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखिए, खंगालिए। NEP एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा ज़रूर, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है हम लोग एक जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, और मुझे सजेशंस की बहुत दरकार है, तो सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, इस पॉइंट को डिस्कस कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो बेस्ट इसमें से डिस्कशन, जो बेस्ट डिस्कशन होगा उसको हम अगले वीडियो में जगह देंगे।